हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज हम न्यूज एनालिसिस करेंगे चार न्यूज़पेपर की। पहला है हिंदू, दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस, तीसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया और ईटी। इन चारों ही न्यूज़पेपर के मेजर आर्टिकल्स जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेंगे उसको मैंने ऐड किया है। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। पहला आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट रैप्स गवर्नमेंट ऑन प्ली ऑन ईडी चीफ टर्म। तो जो प्ली का मतलब रिक्वेस्ट लगाई गई गवर्नमेंट ऑन प्ली इस बात के लिए कि ईडी के जो चीफ है डायरेक्टर हैं उनके टाइम फ्रेम को एक्सटेंड किया जाए, इसके लिए द सुप्रीम कोर्ट रिएक्टेड शार्पली, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही शार्पली रिएक्ट किया ऑन मंडे दैट इट इज नॉट कंसर्न विद द पॉलिटिक्स व्हेन द गवर्नमेंट क्लेम दैट द अपोजिशन टू द पीस मिल टेन्योर एक्सटेंशन ग्रांटेड टू ईडी डायरेक्टर एस के मिश्रा। उनके ड्यूरेशन को उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्टेप्स उनको लेना देना नहीं है, लेकिन उनका जो टेन्योर है मिस्टर मिश्रा का, उसको एक्सटेंशन के लिए उन्होंने शार्पली रिएक्ट किया कि नहीं किया जाना चाहिए। is by members of political parties trying to subvert ongoing investigations against their leaders। और जबकि वो जिनका टेन्योर है उसके दौरान जो उनके जो हेल्प सीख कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी से, जिसमें जो जिनके अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उनके लीडर्स के अगेंस्ट, तो एक तरीके का एक शेल्टर होगा अगर उनके टाइम फ्रेम को या टाइम ड्यूरेशन को एक्सटेंड किया जाए। इसका मतलब ये निकल करके आता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल स्टेप्स में क्या हो रहा है वो नहीं ध्यान देना चाहिए, पर फिर भी किसी के ऑफिस टेन्योर को एक्सटेंशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक शार्प स्टेप के तहत उनको ये आगाह किया। A bench of Justice B.R. Gawai and Arvind Kumar said the top court in September 21 had specifically said there would be no further extension for Mr. Mishra। मतलब स्पेसिफिकली 21 में बात हो चुकी थी कि उनका टेन्योर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। पर इस स्टेटमेंट के बाद भी सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और साथ ही साथ ईडी के डायरेक्टर्स का एक्सटेंशन ऑलरेडी हो चुका है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को क्वेश्चन किया। These amendments had paved the way for the government to stretch Mr. Mishra's tenure by a year till November 22। On the strength of these changes, the government had again given 1984 batch Indian Revenue Service officer has third extension in November 22। ठीक है, एक्सटेंशन की जहां तक बात है, हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिसी के तहत जो भी वो करना चाहिए, लेकिन जो टेन्योर एक्सटेंशन है उसके लिए स्पेसिफिकली एक ऑर्डिनेंस पास करके, चाहे वो सीवीसी की बात हो रही है, चाहे वो किसी स्पेसिफिक संस्था की बात हो रही है, चाहे वो जजेस की बात हो, चाहे वो किसी संस्था की बात हो, एक स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस पास करके अमेंडमेंट करने के बाद ही एक्सटेंशन दिया जाता है। जैसे कि वो मेंशन कर रहे हैं, विद इन 2 months ऑफ द जजमेंट मेड अमेंडमेंट्स टू द सीवीसी एक्ट बाय वे ऑफ प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इन नवंबर 21। मतलब सीवीसी में जो चेंजेस किए गए जिनके टेन्योर एक्सटेंशन को लेकर के, तो उस केस में एक अमेंडमेंट पास किया गया इस बात के बाद भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्सटेंशन ना दिया जाए। ठीक है, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस तरह की चीजों के लिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के तहत ये काम करती है, बट किसी के टेन्योर एक्सटेंशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आगाह किया है कुछ चीजों को लेकर। जैसे कि आप देखेंगे सेंसस को लेकर के भी एक्सटेंशन हो गया, वो कोई संस्था नहीं है लेकिन सेंसस में एक्सटेंशन है। साथ ही साथ हमारे जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की बाद में एक्सटेंशन चल रहा है, वहां पे भी डिले चल रहा है उनकी अपॉइंटमेंट्स को लेकर के। साथ ही साथ हाई कोर्ट के जजेस के जो के हेड्स हैं उनके भी अपॉइंटमेंट को लेकर के डिले चल रहा है। तो एक तरीके का एक्सटेंशन है। और पॉलिटिकल स्टेप अगर हेडविंड्स में हम देखें तो 2024 के चुनाव को लेकर के एक्सटेंशंस कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि एक्सटेंशंस किए जा रहे हैं। तो उसी को लेकर के उसको लेकर के तो नहीं, लेकिन हाँ उस बैकग्राउंड को अगर हम दिमाग में रखें तो ये चीजें विजिबल लगती हैं। ऑल द पिटिशंस हैव बीन फाइल्ड बाय पीपल दोज पार्टी लीडर्स आर फेसिंग सीरियस चार्जेस। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सबमिटेड। ही सेड द पिटिशंस वर फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल मोटिव एंड ओब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पीआईएल डाली गई थी इस बात के लिए कि सबके एक्सटेंशन किए जा रहे हैं, मिश्रा जी के एक्सटेंशन किया जा रहा है, सीवीसी के एक्ट में चेंजेस लाए जा रहे हैं, इसके अगेंस्ट एक पीआईएल डाली गई थी और इसकी सुनवाई करी गई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया। जबकि द गवर्नमेंट लास्ट ईयर ब्रॉट एन ऑर्डिनेंस मैंडेटिंग दैट द टेन्योर ऑफ ईडी एंड सीबीआई डायरेक्टर्स कैन बी एक्सटेंडेड बाय अप टू 3 years आफ्टर द मैंडेटेड टर्म ऑफ द 2 years। जबकि गवर्नमेंट, ये इंडियन एक्सप्रेस का स्क्रीनशॉट है, इसमें लिखा
है कि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 21 की बात है, ये ऐसा एक ऑर्डिनेंस पास किया था जिसमें ईडी के टेन्योर्स और सीबीआई डायरेक्टर्स के टेन्योर को एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल के लिए, उनके टर्म्स जो 2 साल का टर्म होता है उसके ऊपर। जैसे कि मैंने कहा, किसी भी ऐसी संस्था में चेंजेस लाने के लिए एक पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस पास करना होता है, तभी आप उनके टेन्योर को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। ये थी हमारी पहली न्यूज। नेक्स्ट है अनियन प्राइस कट्स प्रोड्यूस टीयर्स फॉर गुजरात फार्मर्स। ध्यान दीजिएगा कि और अनियन प्राइस कट्स जो है वैसे भी पहले भी न्यूज में रहते हैं। कुछ समय पहले फसलों को, खरीफ फसलों को और राबी फसलों को लेकर के राजस्थान में भी कुछ इशू क्रिएट हुआ था। अब फिलहाल गुजरात के ऊपर आ गया है। तो यहाँ के जो किसान है उनको प्रॉपर प्राइसिंग नहीं मिल रही है, इस वजह से ये न्यूज में आया है ये आर्टिकल। और ये उसके ऊपर गुजरात की जो फसल है उसके ऊपर एमएसपी की मांग भी हो रही है कि क्योंकि उनको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रहा है, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में ऐसा होता है। और यूपीएससी में एमएसपी के ऊपर और एपीएमसी के ऊपर पहले मेंस और प्री पे सवाल बने हैं, तो इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। थोड़े एनालिसिस करते हैं इस न्यूज की, समझते हैं कि अगर ये आर्टिकल छपा है तो थोड़ा सा और जब उसको एक्सप्लोर किया मैंने तो ये देखा कि कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, 27 फरवरी की न्यूज है कि अनियन एक्सपोर्ट्स एट रिकॉर्ड $523 मिलियन इन अप्रैल दिसंबर क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, अगर हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो फिर हमारे गुजरात के फार्मर्स का प्याज क्यों रखा जा रहा है, क्यों उनको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ इसके अगर हम दूसरा स्क्रीनशॉट देखें किसी फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ईटी का, द एक्सटेंड एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ अनियंस इज फ्री एंड ओनली द एक्सपोर्ट ऑफ अनियन सीड इज रिस्ट्रिक्टेड। मतलब प्याज का जो एक्सपोर्ट हम कर पा रहे हैं सिर्फ अनियन सीड्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया, उसमें एक्सपोर्ट नहीं है, बट उसके अलावा प्याज का एक्सपोर्ट हम कर पा रहे हैं। इंडिया एक्सपोर्ट करता है 1.5 मिलियन टन का प्याज, वैल्यूड 460 मिलियन। 21-22 का डेटा दिया जा रहा है। साथ ही साथ बांग्लादेश को देते हैं 37%, मलेशिया को 14%, श्रीलंका को 12%, नेपाल को 8%। तो हम एक्सपोर्ट करते हैं अच्छे खासे नंबर्स में करते हैं, जिसमें से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात का जो है मोर देन 60% शेयर रहता है। ना समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि गुजरात के केस में ऐसा क्या खास बात हो रही, थोड़ा और इसको खंगालते हैं तो दिखता है मुझे कि स्क्रीनशॉट में लिखा है कि वी प्रिपेयर फ्राइड अनियंस इन बल्क एंड स्टोर देम फॉर वेराइटी ऑफ आवर प्रिपरेशंस ड्यूरिंग दिस सीजन। मतलब सीजन का एक इशू है गुजरात के प्याज को लेकर के, तभी इनको प्रॉपर प्राइसिंग नहीं मिल रही है। जबकि अगर आप देखें कि महाराष्ट्र और कर्नाटका से आने वाला प्याज ऑलरेडी एक्सपोर्ट में जा चुका है, तो फिर गुजरात में ऐसा इशू क्यों है उसको पढ़ते हैं। तो गुजरात अनियन फार्मर्स सी प्राइसेस क्रैश एज प्रोडक्शन इज हाई। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। प्रोडक्शन कहां से हमारे पास आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, एमपी से आ रहा है, कर्नाटका से आ रहा है और गुजरात से आ रहा है। लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि दो तरह की फसलें होती हैं, पहला है राबी और दूसरा है खारिफ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो डेटा आया है निकल के वो अप्रैल से दिसंबर तक का है और फाइनेंशियल ईयर 23 में काउंट हो रहा है। द गुजरात अनियन फार्मर्स आर फेसिंग ह्यूज लॉसेस। दे कंप्लेन दैट when they reach the market yard with their crops, prices are down and there is no mechanism to support them। मतलब जब वो अपनी जो फसल को लेके जाते हैं यार्ड में, मार्केट यार्ड किसका होता है, मार्केट यार्ड होता है एपीएमसी का। एपीएमसी का मतलब, यार्ड का मतलब वो मंडी। जब मंडी पे लेके जाते हैं तो उनको प्राइसिंग प्रॉपर नहीं मिलती है। वन फार्मर कंप्लेन दैट ट्रेडर्स इन द मार्केट आर ऑफरिंग 7.5 to 9 per kilo for onions, whereas the production cost is almost double। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और उनको प्राइसिंग बहुत कम मिल रही है। अब एपीएमसी क्या कहता है, प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव फॉलन फॉर टू रीजन। दो रीजन है मार्केट प्राइस कम होने के। द लेट खारिफ क्रॉप हार्वेस्ट इज ब्रॉट इन द लार्ज क्वांटिटीज इन द मार्केट। जो खारिफ की फसल है वो हार्वेस्ट इज ब्रॉट इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत लार्ज क्वांटिटी में होती है गुजरात में, अगेंस्ट द डिमांड कम है। द सप्लाई इज वेरी हाई, सप्लाई ज्यादा है। द अदर रीजन इज दैट दिस ईयर इवन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान आर एक्सपेक्टिंग हाई प्रोडक्शन। और इस साल मतलब जो निकल गया है उस साल में प्रोडक्शन मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी बहुत हुआ है। ठीक है, सो दिस टाइम दे मे नॉट इंपोर्ट लेस क्वांटिटी फ्रॉम गुजरात, दैट टू इज क्रिएटिंग प्रेशर ऑन प्राइस इन गुजरात मार्केट। और इसी वजह से बहुत ज्यादा प्याज अवेलेबल है तो प्राइसिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। और एक्सपोर्ट की जो नंबर्स हैं, एक्सपोर्ट करने के बावजूद डिमांड उनकी सरप्लस पे डिमांड और नहीं बन पा रही है, तो हमारे पास जो भी अवेलेबिलिटी है उससे प्राइसिंग
प्राइसिंग कम मिल रही है। साथ ही साथ महाराष्ट्र लासलगांव इज नोन एज द अनियन कैपिटल ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के जो लासलगांव है उसमें बहुत अच्छा प्याज होता है। वाइल महुआ इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है प्याज के मामले में? महुआ। इन टर्म्स ऑफ अनियन प्रोडक्शन, फार्मर्स ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट शो अनियन इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द स्टेट। तो अभी फिलहाल इस साल की जो बात हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं 2022 की, फाइनेंशियल ईयर 23 अभी शुरू नहीं हुआ है। तो अभी जो पिछली फसल इस साल खत्म हो रही है उसकी प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। नाउ अब राबी और खरीफ पे आते हैं। राबी अनियन हार्वेस्टेड ड्यूरिंग अप्रैल टू जून अकाउंट्स फॉर अराउंड 65%, जिसमें अप्रैल टू जून में हार्वेस्ट होता है, 65% प्याज उसमें निकलता है। प्रोडक्शन एंड मीट्स द कंज्यूमर डिमांड टिल द खरीफ क्रॉप इज हार्वेस्टेड फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। तो ठीक है, तो दो हमको फसलें मिलती हैं जिसमें खारिफ भी है और राबी भी है। राबी का 65% और बचा कुचा अक्टूबर नवंबर वाला जो हमारा राबी में चला जाता है। आप देखिए जो डेटा यहाँ पे आया है वो अप्रैल टू दिसंबर तक का है, मतलब हमारे पास अप्रैल से, ये वाले अप्रैल से लेकर के पूरा दिसंबर, मतलब 2 फसलों का प्याज एक्सपोर्ट हुआ। नाउ खरीफ हार्वेस्टेड अनियंस आर नॉट स्टोर्ड बिकॉज ऑफ हायर मॉइस्चर कंटेंट दस एंटरिंग द मार्केट डायरेक्टली। और खरीफ प्याज की क्या प्रॉब्लम है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए वो तुरंत आकर के बिक जाता है। और राबी में ऐसा नहीं है, राबी का जो प्याज होता है उसमें मॉइस्चर वाला इश्यू नहीं होता है, ठीक है। नाउ ये जो स्क्रीनशॉट मुझे मिला है वो फाइनेंशियल जो ईटी की वेबसाइट से है और दूसरा वाला ये हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट से है। नाउ टू एड्रेस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ऑफ अनियंस इंक्लूडिंग लॉस इनकर्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट स्टोरेज। अब आता है सवाल कि इशू कहाँ पे है, वो है स्टोरेज और प्रोसेसिंग पे। याद रखिएगा हमारी जो कृषि का जो भारतीय कृषि का बहुत बड़ा संकट है स्टोरेज का। जैसे कि उन्होंने कहा कि राबी में इशू नहीं है, पर खरीफ फसल की प्याजों में क्या इशू होता है कि मॉइस्चर की वजह से उनको तुरंत बेचना पड़ता है। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है खरीफ वाले में, तो उसको तुरंत मार्केट में डालना होता है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज और प्रोसेसिंग की चीजें का सिस्टम अवेलेबल नहीं है। जबकि इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट अनियन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सबसे ज्यादा प्याज हम ही उगा रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी समर अनियंस हैव अ शेल्फ लाइफ ऑफ 6 months एंड फार्मर प्रेफर्स टू स्टोर देम विद द होप ऑफ गेटिंग हायर प्राइसेस। और जबकि जो गर्मियों का प्याज है जिसको हम कह सकते हैं, आप राबी वाला समझ सकते हो, राबी नाम लिख देती हूँ, इसको आप स्टोर कर सकते हो। और यूजुअली किसान क्या करते हैं कि ज्यादा पैसा मिलेगा इसलिए इसको कंट्रोल करके रखते हैं और बाद में बेचने के लिए तैयारी करते हैं। सम अनियंस आर हार्वेस्टेड बिटवीन मार्च एंड अप्रैल एंड देयर इज नो हार्वेस्ट ऑफ न्यू क्रॉप्स इन मिड अक्टूबर व्हेन द हार्वेस्ट ऑफ खरीफ अनियंस बिगिन। ये 2 अलग अलग आर्टिकल्स है। मैं समझाना क्या चाह रही हूँ कि हमारे पास स्टोरेज का प्रॉब्लम है, साथ ही साथ हमारे यहाँ होर्डिंग भी बहुत ही है प्याज की। जैसे कि अगर आप देखें, अगर प्राइस के चक्कर में किसान उसको होल्ड कर लेते हैं तो फिर उस केस में क्या होगा, आपको जब अगर फसल नहीं निकली आपकी ठीक तरीके से, प्राइस का सही नहीं मिलेगा। पर मत भूलिए कि अभी तक हम लोग जो है अल नीनो वाले ईयर में प्रवेश नहीं किए हैं, अब कर रहे हैं। ये 2023 का जो साल है वो अल नीनो का साल कंसिडर किया जा रहा है अभी तक डेटा के हिसाब से। तो हो सकता है कि इस बार का प्रोडक्शन उतना बढ़िया ना जाए, तब ये जो होर्डिंग हुई है ना, ये जो होर्डिंग है, इससे क्या होगा, प्याज के दाम बढ़ जाएंगे। अभी जो किसानों को प्राइस नहीं मिल रहा है उस केस में क्या होगा, जब होर्डिंग होती रहेगी और ये अपनी खरीफ और राबी फसलों को इकट्ठा करते रहेंगे बेटर प्राइसेस के लिए, तो क्या होगा, उस केस में प्याज के दाम बढ़ जाएंगे। तो यही जो चीज जो अभी समस्या लग रही है, फिर बाद में इनके लिए फायदे का काम बन जाएगी। क्योंकि अभी तक के जो 3 साल रहे, लास्ट के 3 साल रहे हैं, वो ला नीना साल रहे। ला नीना हम समझते हैं ना, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, एल नीनो ला नीना। तो ला नीना रहा है, मतलब बारिश अच्छी रही है। आप देख ही रहे हैं कि राजस्थान से भी प्याज आ रहा है, महाराष्ट्र से भी प्याज आ रहा है, गुजरात तो है ही। तो अलग अलग जगहों से प्रोडक्शन बढ़िया आया। लेकिन अब जो समस्या अभी बन रही है, हो सकता है ये बूंद बन जाए, उनके लिए एक सफलता मिल जाए। लेकिन फिलहाल के लिए समस्या क्या है कि हमारे पास स्टोरेज की जगह नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो प्याज है इकट्ठा होने के बाद भी वेस्ट होता है। एक्सपोर्ट अच्छा करने के बावजूद, फसलें तो आती रहती हैं, राबी हो या खरीफ हो, एक्सपोर्ट अच्छा करने के बावजूद गुजरात के किसानों को समस्या फेस करनी पड़ रही है। नाउ एपीएमसी क्या है उसको देख लेते हैं, पूछा भी गया है पहले प्री में। एपीएमसी इज अ सिस्टम ऑपरेटिंग अंडर स्टेट गवर्नमेंट सिंस एग्रीकल्चर मार्केटिंग एज ए स्टेट सब्जेक्ट। क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए एपीएमसी क्या है, एक तरीके की मंडी है। मंडी के पीछे की कमेटी है। ऐसे मानिए कि मंडी में क्या होगा, कौन सी फसल कितने में बिकेगी, कितने खरीदा जाएगा, इसकी सारी तैयारी एपीएमसी करती है। स्टेट की एपीएमसी भी स्टेट एपीएमसी भी होते हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट सिंस एग्रीकल्चर क्या है, स्टेट का मुद्दा है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट सिस्टम है
ऑपरेटिंग करने का, क्या, स्टेट गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर को, वो एपीएमसी करती है। नाउ एपीएमसी हैज यार्ड, यार्ड का मतलब होता है मंडी, इन द मार्केट एरिया दैट रेगुलेट्स नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक, मतलब क्या कितना क्या प्रोड्यूस हुआ, कितना लाइफ स्टॉक है, सब उनके पास लेखा जोखा रहता है और उसी हिसाब से प्राइसिंग वगैरह भी उनके सिस्टम पे तय हो जाती है। सिर्फ यही नहीं है, इनके जो इंटरमीडिएट जो कौन सा मध्यस्थ रहेगा, कौन क्या बेच रहा है, क्या किसने क्या मार्केट का प्राइस लगाया, कितने अच्छे तरीके से प्रोड्यूसर सेलर इंटरेस्ट बना हुआ है, ये सारी चीजें उनके देखने की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ ई नैम का भी जो यूज होता है, ई नैम का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, भी इन्हीं की वेबसाइट पे होता है, जहां पे आप ऑनलाइन जाकर के अपने प्रोड्यूस को रजिस्टर करा सकते हैं, प्राइसिंग लगा सकते हैं और मंडी पे बेचने से रखने से लेकर के बेचने तक का सारा काम आपको इसी वेबसाइट पे हो जाता है। ठीक है, नाउ इसको थोड़ा और एक्सप्लोर अगर आप करें, सपोज करिए कि अगर आप सेलर है, फार्मर है, ट्रेडर है, तो आप उनकी वेबसाइट पे गए, आपने कोई एक कोट जो था उस प्रोडक्ट का या प्रोड्यूस का, उसको एक्सेप्ट किया, बायर खड़ा हुआ है, बायर आपको नहीं पता कि वो किसान है कि कौन है, बायर ने आपको एक कोट दिया, उस कोट को आपने एक्सेप्ट किया, उसके बाद एपीएमसी के जो चैनल में उसको फैसिलिटेट किया गया, प्रोसेस किया गया, और उसके साथ ही साथ क्योंकि ये एक ऑथराइज वेबसाइट है, तो यहाँ पे जो भी प्राइसिंग हो रही है वो सरकार की नजर में है, स्टेट की नजर में है, तो जैसे ही आपने उसका कोड एक्सेप्ट किया, आपकी डील सेटल हो गई और आपके पेमेंट हो गया। क्लियरिंग बैंक जो भी इसमें एसोसिएटेड होता है, कोई भी बैंक होगा इनका, उसमें पैसा डिपॉजिट हो जाएगा और आपकी डील क्रैक हो जाएगी। इस तरीके से ई नैम काम करता है, आप जो किसानों को ऑनलाइन करने का भी, ऑनलाइन डिटेलिंग भरने का, पेमेंट करने का फायदा मिलता है। ये दूसरा मुद्दा है कि किसानों को आता कितना है ऑनलाइन हैंडल करना, पर ये सुविधाएं दी गई है सरकार की तरफ से। ये हो गया हमारा एपीएमसी और ई नैम। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है पीएम इनॉग्रेट शिवमोगा एयरपोर्ट। ये न्यूज कल भी आई थी और आज भी है और कई दिन से चल रही है कि शिवमोगा कर्नाटका में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। और साथ ही साथ एक बड़ी नई चीज ये हुई है कि वहां पे उन्होंने 13वीं ट्रांच, मतलब 13वां स्लॉट कह लीजिए आप, वो भी रिलीज किया है पीएम किसान का, जिसका वैल्यू है 16,800 करोड़। नाउ ये वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, पर ये पूछा जा सकता है कि पीएम किसान स्कीम क्या है, तो ये दोनों चीजें साथ साथ हुई हैं। तो पीएम किसान का स्क्रीनशॉट यहाँ पे है कि पीएम किसान इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। शुरू हुई थी 2018 में, 1 दिसंबर 18 को। इस अंडर द स्कीम एंड इनकम सपोर्ट ₹6,000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज। ठीक है, तो पीएम किसान में क्या है, जितना भी आप लोन लेते हो उसके लिए असिस्टेंस आपको गवर्नमेंट देती है, कितना, 6,000 पर ईयर के हिसाब से इन 3 इंस्टॉलमेंट्स में आप उसको ले सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर द स्कीम, इसमें कौन सी फैमिलीज आएंगी, हस्बैंड, वाइफ और माइनर चाइल्ड इसका कंसिडर होता है, क्योंकि बीवी और बच्चा, माइनर चाइल्ड, डिपेंडेंट होते हैं हस्बैंड के ऊपर, तो इसलिए वो फैमिली में कंसिडर किए जाते हैं। नाउ स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन विल आइडेंटिफाई फार्मर फैमिलीज विच आर एलिजिबल फॉर सपोर्ट एज पर स्कीम गाइडलाइंस। ठीक है, और जो फंड है वो डायरेक्ट किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। साथ ही साथ देयर आर वेरियस एक्सक्लूजन कैटेगरीज फॉर द स्कीम, कुछ एक्सक्लूजन भी है कि कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, पर उसमें ना जाते हुए सिर्फ बेसिक्स है, उतना ही आप हमको पता होना चाहिए कि पीएम किसान स्कीम एक्चुअली क्या है। तो उसकी 13th ट्रांच उसको रिलीज कर दिया गया है इस बार के लिए। Now, next news है केरला गवर्नर सस्पेंड्स रिजोल्यूशन अडॉप्टेड एट अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में कुछ विवाद चल रहा है वहां पे चांसलर को लेकर के, जिसमें केरला के गवर्नर ने जो रिजोल्यूशन पास हुआ था इस यूनिवर्सिटी के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया है। नाउ सच रिजोल्यूशन हैव नाउ बीन सस्पेंडेड बाय द चांसलर who invoked section 10(3) of the APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक्ट 2015। ना समझने वाली बात क्या है कि ये तो स्टेट की न्यूज है कि गवर्नर के पास अथॉरिटी थी, उन्होंने इसको रिजोल्यूशन को सस्पेंड किया ना। गवर्नर हमेशा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी गाइडेंस या एडवाइस पे काम करता है, हम सब जानते हैं ना। उसके आगे एक्सप्लोर और करें तो समझने वाली बात है कि ऑनरेबल एक गवर्नर जो होता है इज एक्स ऑफिसो चांसलर होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज का। ठीक है, नाउ एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी द गवर्नर अपॉइंट्स एज वाइस चांसलर ऑन द एडवाइस एंड कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्लियर है कि वाइस चांसलर को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा,
करेगा और स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन पे करेगा। साथ ही साथ जो ये एस्केलेशन चल रहा है उसमें ये बात क्लियर है कि द गवर्नर विल बी डाइवेस्टेड ऑफ हिज पावर्स एज चांसलर एंड विल बी केप्ट अवे फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी गवर्नेंस। ठीक है, वो अपनी जो पावर्स को डाइवेस्ट करेगा एज ए चांसलर एंड विल बी केप्ट अवे, और अलग रहेगा। द स्टेट रीजनिंग कहती है कि एम पुंशी कमीशन एक बार बना था, मतलब एक बार नहीं बना था, कुछ समय पहले, ईयर मुझे याद नहीं है। उस पुंजी कमीशन में यह रिकमेंड किया गया था दैट स्टेट्स डेसिस्ट फ्रॉम बर्डनिंग गवर्नर विद द चांसलर रोल, कि स्टेट्स को बचना चाहिए किसी गवर्नर को चांसलर रोल देने के लिए। जैसे कि कहा गया है कि गवर्नर एक्स ऑफिसो चांसलर होता है। अगर ये सवाल बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट चांसलर नहीं होता, एक्स ऑफिसो का अलग मतलब होता है, राइट। सो प्री में ही पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन किया है। इस ऑर्डिनेंस में नहीं जाएंगे, ऑर्डिनेंस कैसे पास हुआ, क्या हुआ, वो स्टेट का क्वेश्चन है, उस पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटका बेस्ट इक्विप्ड टू सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? IEEFA ने। वो क्या है? द इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ यूएस नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द IRS, सेक्शन यहाँ मेंशन है। ये करते कि इनको जो फंडिंग होती है वो फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है और ग्लोबल फंडिंग इनको मिलती है। इन्होंने रिपोर्ट छापी है, उस रिपोर्ट में लिखा है कि कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करने में बेस्ट है, इक्विप्ड है, मतलब वहां पे सुविधाएं हैं जिससे आंध्र प्रदेश जो कर्नाटका है सॉरी, वो रिन्यूएबल एनर्जी को सप्लाई कर सकता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड गुजरात वर द नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मर्स, वेरियस बिहार, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश स्कोर्ड एट द लीस्ट ऑन दीज पैरामीटर। मतलब बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को लीस्ट नंबर मिला है, आंध्र प्रदेश और गुजरात को नेक्स्ट बेस्ट लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज है 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा फाउंड इन उड़ीसा जाजपुर। उड़ीसा में के जाजपुर इलाके में जहां पर खोंडलाइट स्टोन्स की खुदाई चल रही थी, वहां पर एक स्तूपा के कुछ अवशेष मिले हैं। एक छोटा स्तूपा का थोड़ा टुकड़ा मिला है और एक बड़ा स्तूपा भी मिला है। तो समझने वाली बात यह है कि कि हमको हिस्ट्री के एस्पेक्ट से, जहां पे हम प्री में एक्सपेक्ट करते हैं स्तूपा पे सवाल हमारे जो बुद्धिज्म वाले सेक्शन में, तो हमको पता होना चाहिए कौन कौन से स्तूपा कहाँ है, वो तो हम पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे ही करेंगे। बट समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, खोंडलाइट स्टोन्स का नाम यहाँ पे पहले भी यूपीएससी में पूछा गया है, प्री मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बैठता है। तो खोंडलाइट स्टोन्स क्या है? इज ए फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है ये। इन इंडिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेजवाड़ा नेस एंड कैलासा नेस। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, तो दूसरा नाम बेजवाड़ा नेस और कैलासा नेस भी है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द खोन ट्राइब के पीछे इनका नाम पड़ा, ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, बिकॉज वेल फॉर्म्ड एग्जाम्पल ऑफ द रॉक वर फाउंड इन द इनहैबिटेड हिल्स ऑफ दीज और रीजन्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो ये भी हमको पता होना चाहिए, प्री के पर्पस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल ऐसे ही बनते हैं आर्टिकल से। कोई एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ाई ना करें और न्यूज़पेपर को ठीक तरीके से पढ़े, जैसा मैं कह रही हूँ, मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उस लेवल की, पर फिर भी अगर आप समझ रहे हैं तो आपका कहीं नहीं जाने वाला, प्री यूं ही क्लियर हो जाता है। नाउ खोंडलाइट इज फाउंड इन द ईस्टर्न घाट्स बिटवीन विजयवाड़ा एंड कटक इन इंडिया। कहाँ पाया जाता है? ईस्टर्न घाट में, नॉट वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट बिटवीन विजयवाड़ा और कटक के बीच में। लोकेशन आप ज्योग्राफी पे जरूर करिएगा, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन बनता है तो मैप पे जरूर देखना चाहिए। बट द टर्म खोंडलाइट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब अदर रॉक्स ऑफ सिमिलर कंपोजिशन फाउंड एल्सवेयर इन इंडिया एज वेल एज बर्मा। बर्मा में मिलता है, बर्मा मतलब म्यांमार, श्रीलंका, नॉर्थ ईस्टर्न हेलेंशन रीजन एंड इनर मंगोलिया रीजन। मतलब कहाँ कहाँ मिलता है? ये मिलता है बर्मा में, श्रीलंका में और साथ ही साथ मंगोलिया, चाइना में भी इसका एक्सपोजर है। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट बैठता है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है हिस्ट्री ऑफ इन्वेजन्स डग अप टू कीप नेशन ऑन द बॉयल सुप्रीम कोर्ट। एक सुनवाई हुई एक PIL पे, जिसमें सवाल उठाया गया था कि हमारे ऊपर बहुत सारा इन्वेजन हुआ, बाहर के फॉरेनर्स ने इन्वेजन किया, बहुत सारे आउटसाइडर्स ने हमारे ऊपर इन्वेजन किया, तो सारे उन जगहों के नाम जो बाहर के इन्वेडर्स के नाम पे रखे गए हैं, उनको इंडियन नाम दिया जाना चाहिए। मतलब रामायण के आधार पे या महाभारत के आधार पे जो उनके ओरिजिनल नाम थे उनको दिया जाना चाहिए। Names from the time of Ramayana and Mahabharata were changed during foreign rule. जब foreign rule हुआ तो उनके नाम को बदल दिया गया। अब हमको उसको चेंज करके वापस से उसी में रखना चाहिए। तो उसके ऊपर हमारे जो जस्टिस हैं BV नागरत्ना ने, उन्होंने कहा हिंदुइज्म इज नॉट रियली अ रिलीजन एंड बिकॉज ऑफ हिंदुइज्म बीइंग अ वे ऑफ लाइफ, इंडिया इज एसिमिलेटेड एवरीबडी वेदर इन्वेडर और फ्रेंड। मतलब हमने सबको संरक्षण दिया, हमने भ्रातृत्व की भावना से सबको अपने में समाहित कर लिया।
तो हिंदुइज्म इज सिर्फ एक धर्म नहीं है, उससे ज्यादा है। और ये बात भी बोली कि हमको बी लिटिल हिंदुइज्म पे नहीं जाना चाहिए, हमको अपने आप को इतना छोटा नहीं करना चाहिए कि हम कट्टर पंथ में और धर्मांधता में इतने आगे निकल जाएं कि हम अपने जीने के तरीकों को बदल दें। तो इसीलिए जिन्होंने कहा इसको, और हमें एक बॉयल मतलब नेशन को दोबारा एक बॉयल में नहीं छोड़ना चाहिए, एक समस्या नहीं खड़ी करनी चाहिए, और जो जैसा है उसको वैसे ही रहना चाहिए। सो हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ एंड इट इज फ्री फ्रॉम बिगेट्री। बिगेट्री मतलब कट्टरपंथा, मतलब हम जो है, हमारा जो हिंदुइज्म है इज अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक तरीका है, ठीक है। तो इसे बहुत सारी जगहों के नाम बदले गए हैं और स्टेट्स में बदले जा रहे हैं। अगर आप देखें तो वो सवाल हमारे नहीं कौन सा क्या बदला गया, बट मेरे हिसाब से जो ये लाइन है ना कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ एंड इट इज फ्री फ्रॉम बिगेट्री, डू नॉट बी लिटिल इट, इसको छोटा ना करें, ये अपने आप में एक ऐसे का सेंटेंस है, ऐसे के लिए परफेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि हिंदुइज्म को लेके बहुत बहस चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ आता रहता है। तो ऐसे के लिए जो सोचते हैं कि ऐसे में क्या लिखना चाहिए, तो ऐसे ही टॉपिक उठते हैं, और यूजुअली इन टॉपिक्स पे लिखने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आप सेक्युलरिज्म पे जाएं, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के को आधार बना के कुछ लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए सेंटेंस ऐसे राइटिंग में परफेक्ट लाइन है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक क्रेडिट ग्रोथ स्लोड टू 16.8% इन थर्ड क्वार्टर। आरबीआई आरबीआई ने कहा कि बैंक का जो उधार देने का जो कैपेसिटी है, परसेंटेज है, वो नीचे आ गया है। अब सवाल ये है कि उधारी ज्यादा देनी क्या अच्छी होती है या बुरी होती है? देखिए, बैंक के दो ही फंक्शन है, एक है लोन देना, और दूसरा क्या है, डिपॉजिट लेना, ठीक है। यही मेन बिजनेस है बैंक का। जब डिपॉजिट वो आपसे लेंगे तभी तो वो लोन देंगे, और जब वो लोन देंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे या उसके ऊपर प्रिंसिपल लेंगे या इंटरेस्ट से कंपाउंडिंग करेंगे। तो जो पैसा वो आपसे ले रहे हैं डिपॉजिट के रूप में और परसेंटेज के रूप में, उसी से बैंक का बिजनेस चलता है। तो अगर क्रेडिट में स्लो डाउन आया है तो वो अच्छा नहीं है बैंक के लिए। बैंक में ज्यादा लोन की डिमांड होनी चाहिए, जब लोन की डिमांड ज्यादा होगी तभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का जो लॉजिक है वो पूरा होगा और उनका बिजनेस आगे ग्रो कर पाएगा, ठीक है। सो डिपॉजिट के नंबर्स वो कह रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रिमेन हायर, जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक का ग्रोथ बढ़ रहा है, जबकि लास्ट जो एक साल पहले 13.1% था, अब 19.1% हो गया है। साथ ही साथ करंट एंड सेविंग डिपॉजिट रिकॉर्डेड थ्रू ग्रोथ 4.6%, और डिपॉजिट भी बढ़ा है, जो 4.6% 7.3% रहा रिस्पेक्टिवली इन क्वार्टर एंडेड 2022। मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का डिपॉजिट भी बढ़ रहा है, लोन भी बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका डिपॉजिट बढ़ेगा, डिपॉजिट का मतलब आपके पास पैसा ज्यादा आएगा, तभी तो आप लोगों को लोन दे पाओगे ना, और जब लोन ज्यादा दोगे तभी आप इंटरेस्ट चार्ज कर पाओगे। तो ये जो बैंक के मेन बिजनेस में से एक होता है। तो ये एक चिंता का विषय उस लेवल पे नहीं है, बट आरबीआई ने इसको कोट किया है, इसका मतलब यस वो चिंता का विषय है कि लोन का डिमांड भी हमारे बैंक में होनी चाहिए, ठीक है। नाउ इसके नेक्स्ट न्यूज है कि हमने सुना कि अभी पढ़ रहे थे कि प्याज के दाम नहीं मिल रहे हैं गुजरात में। अब नेक्स्ट न्यूज ये है, इस साल एक टेंशन क्रिएट कर सकती है सभी पॉलिसी मेकर्स के लिए। आरबीआई पहले भी इसे कह चुका है कि गर्मी का जो परसेंटेज है, जो टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, दीज वर द इंडिकेशंस फ्रॉम आईएमडी स्टैंडर्डाइजेशन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स एसपीआई के हिसाब से जो मंडे का तापमान था वो काफी लेवल से ऊपर था। इनफैक्ट इस बार की जो फरवरी में जो तापमान है वो गर्मी के जो लेवल होना चाहिए तापमान का, उससे कहीं ज्यादा था। इवन देन इंडिया हैड वन एक्सट्रीमली ड्राई डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, 9 सीवियरली ड्राई एंड 19 मॉडरेटली ड्राई वंस इन फरवरी एज पर आईएमडी। मतलब इतनी गर्मी इतनी जल्दी पड़नी नहीं चाहिए। इसका मतलब ऐसा गेस किया जा रहा है कि एल नीनो का खतरा बढ़ रहा है, और एल नीनो अगर बढ़ा तो हम सब जानते हैं कि सूखे की समस्या, प्रोडक्शन की समस्या हो जाएगी, खाद की मतलब जो प्रोडक्शन जो होना चाहिए होती है इसकी समस्या आ ही जाएगी। उस केस में क्या होगा, इन्फ्लेशन को जो आरबीआई ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है काफी समय से, जिसको वो 4 से 6% के बीच में रखना चाहते हैं, वो भी हो पाना मुश्किल होगा, और फिर से वो इन्फ्लेशन जो मेन इन्फ्लेशन की समस्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसकी समस्या में फिर से आके घिर जाएंगे। इस पिक्चर में अगर आप देखें, आगे मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो स्क्रीनशॉट है कि आप रेड वाला देखिए फूड और सीरियल्स में, जिस साल एल नीनो का साल हुआ, मतलब 2007 में, 10 में, 15 में, 16 में, 19 में, तो आप देखिए रेड बार्स ऊपर चले गए। मतलब
ये एक क्लाइमेट चेंज की स्थिति है, ला नीना और एल नीनो। आप इस ज्योग्राफी में जरूर पढ़िए, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उस केस में जिस साल एल नीनो होता है उस साल प्रोडक्शन भी कम होता है, और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर आउटपुट पे फर्क पड़ता है, और साथ ही साथ जब आउटपुट कम होगा तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन, ज्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, और जो आरबीआई की समस्या है वो भी बढ़ जाएगी। तो वो काफी समय से इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है इस साल। ठीक है, नाउ एल नीनो थ्रेट रेजेस फियर्स ऑफ स्ट्रेस ऑन लेंडर्स एग्री बुक्स। ये भी ईटी की न्यूज है। इसमें कह रहे हैं कि इंडिया हैज सीन 7 EI नीनो, मतलब एल नीनो एपिसोड 94 सिंस 94, 94 से लेकर के अभी तक हम 7 एल नीनो देख चुके हैं। एल नीनो रिजल्टेड इन 14% लोअर रेनफॉल, 2% से 3% लोअर खरीफ क्रॉप। मतलब जो एल नीनो का जो रिजल्ट होता है उसमें क्या है, रेनफॉल कम है, और जो खरीफ वाला प्रोडक्शन है उसमें भी काफी फर्क पड़ता है। साथ ही साथ द वाटर फिनोमिना इज नोन टू हर्ट फार्म आउटपुट, और जो वेदर फिनोमिना, नॉट वाटर, द वेदर फिनोमिना इज हर्ट फार्म आउटपुट कम होता है। तो ध्यान दीजिए, जो लोन ले रखा है किसानों ने, लोन वो भी आपका एनपीए में जाता है। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो किसान ने जो लोन आपसे लिया है, जो दिया जाता है सिडबी और आईडीबीआई के मार्फत दिया जाता है, स्मॉल सिडबी देता है बैंक, या एग्रीकल्चर लोन दिया जाता है, तो जब वो लोन किसान वापस कर ही नहीं पाएगा तो आपका एनपीए बढ़ेगा ना। तो उस केस में समस्या तब होती है जिन सालों में एल नीनो होता है, प्रोडक्शन कम होता है। और वैसे भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो केसीसी में इतना लोन ऑलरेडी है, अगर इस साल उनका पेमेंट नहीं हो पाया तो समस्या गहरा जाएगी ना। केसीसी क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 1988। इसका मुख्य जो बेसिक चीज क्या है कि किसानों को फर्टिलाइजर्स खरीदने, सीड्स खरीदने, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए पैसा मिल सके उधारी पे, और धीमे धीमे वो उसको पे कर सके। ठीक है, 98 में शुरू हुआ था, उसके बाद 2004 में इसको थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन किया गया, और 2012 में इसको रिविजिट किया गया ना। ये जो सुविधा है वो किसानों के लिए दी जाती है ना। एलिजिबिलिटी क्या होती है किसान क्रेडिट कार्ड में, फार्मर्स जो इंडिविजुअल हैं, ज्वाइंट बोरोवर्स है, उनको मिल सकता है, टेनेंट फार्मर्स है उनको मिल सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलता है, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, प्री में पूछा जा सकता है कि केसीसी क्या है, क्योंकि एल नीनो कुछ चीजें बहुत अंडरस्टूड है इस साल के लिए, जिसमें एल नीनो, ला नीना, और साथ ही साथ आपका एनपीए क्या है, और जैसे कि अभी बात हुई कि हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की समस्या बढ़ रही है, ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपका जो अभी इस साल जो लेंडर्स का समस्या बढ़ रही है एग्री बुक्स में, वो पूछी जा सकती है। बैंक से जुड़े हुए काफी सवाल इस साल बन सकते हैं मेरी समझ से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 3K करोड़। मतलब कैपिटल इन्फ्यूजन का मतलब पैसा डालना, इन्फ्यूज करना, कितना, 3,000 करोड़ का अमाउंट इन्फ्यूज किया जाएगा 3 PSU इंश्योरर्स में। मतलब 3 सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर 3,000 करोड़ का पैसा इन्फ्यूज किया जाएगा। ये न्यूज ईटी की है। इस न्यूज का स्कोप क्या है, वो कौन से इंश्योरर्स होंगे, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और न्यू इंडियन इंश्योरेंस। ध्यान दीजिएगा, ये सारे ही इंश्योरेंस नॉन लाइफ है। इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला है लाइफ, दूसरा है नॉन लाइफ। तो ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, इनमें इतना पैसा सरकार इन्फ्यूज करेगी। अगर आपको याद हो तो इस बार के बजट में कहा गया था कि हम केपेक्स को बढ़ाएंगे। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंश्योरेंस की डिमांड दिन ब दिन बढ़ने वाली है भारत में। ये विश्व कई देशों में भी है, भारत में भी है, और कोविड-19 के बाद लोगों को सजगता आ गई है कि हम इंश्योरेंस लें, चाहे वो कार इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो ये सारी चीजें किस में आती है, ओरिएंटल न्यू इंश्योरेंस में आती है, और लाइफ अलग है, नॉन लाइफ अलग है। ठीक है, सो ये क्योंकि बिजनेस बढ़ने वाला है, पर समस्या क्या है कि सरकारी संस्थाओं में, जो कि ये ओरिएंटल है, नेशनल है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, इसमें समस्या क्या है, कैपिटल की समस्या है। किसकी समस्या है, कैपिटल की समस्या है, और साथ ही साथ इनका इंसॉल्वेंसी रेशियो भी खराब है। ध्यान दीजिएगा, ये टर्म्स पूछे जा सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पहली चीज क्या है कि इनके पास कैपिटल की समस्या है, कैपिटल नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज बढ़ रही हैं, बैंक्स बढ़ रहे हैं, पर सरकारी उद्यानों में उतना पैसा नहीं है, तो कैपिटल की समस्या। दूसरा क्या है कि इंसॉल्वेंसी रेशियो बहुत ज्यादा है। इंसॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है कि लॉन्ग रन में आप अपनी उधारी चुका पाएंगे या नहीं। तो ये दोनों ही चीजों की समस्या होने की वजह से सरकार इनको इतना पैसा इन्फ्यूज कर रही है, जिससे लॉस मेकिंग ना होकर के चलती रहे। ठीक है, नाउ अगर आप देखिए इस पिक्चर में कि इंडिया में इंश्योरेंस कवर्स लाइफ इंश्योरेंस का कितना है, सिर्फ और सिर्फ 25% लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है, बकाया 75% नहीं है। मतलब स्कोप है हमारे पास लाइफ का। साथ ही साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिसमें आपकी हमारा न्यू इंडिया आता है, यूनाइटेड आता है, ओरिएंटल इंश्योरेंस आता है, उसमें सबसे ज्यादा टॉप पे जो कंपनी है सरकारी, वो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ऊपर है, और हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड भी आने वाले सालों में बढ़ने वाली है।
तो क्योंकि ये बढ़ने वाली है इसलिए सरकार इन संस्थाओं में इन्फ्यूज कर रही है। और आने वाले समय में, क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर कैपिटल ही नहीं होगा तो कोई भी कंपनी चलेगी कैसे? जब उनकी इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आप लॉन्गर टाइम में अपना डेप्ट पे कर पाएंगे या नहीं। जब उनका इंसॉल्वेंसी रेशियो ही खराब है तो वो कैसे काम करेंगे? तो इन दोनों को कवर अप करने के लिए सरकार पैसा इन्फ्यूज कर रही है। ठीक है। नाउ की रेशियोज में अगर आप देखें तो की रेशियो 0.5 होना चाहिए इंसॉल्वेंसी का, और इन तीनों ही संस्थाओं का 1.01, 1.54, 0.94 है, जो काफी ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि कंबाइंड रेशियोज हैं, कंबाइंड रेशियो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डेट टू इक्विटी, इक्विटी और डेट रेशियो, उसमें नहीं जाएंगे, पर इन तीनों रेशियो कंबाइंड अगर करें तो भी इनका सॉल्वेंसी रेशियो काफी ऊपर है। ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म में डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा मीट कर पाओगे या नहीं, मतलब जितनी उधारी आपके पास है वो आप पे कर पाओगे या नहीं। इसी से किसी बिजनेस की ताकत को देखा जाता है कि आपके पास उधारी पे करने की कितनी ताकत है, क्योंकि कोई भी बिजनेस कैश पे नहीं किया जाता। हमेशा जो बिजनेस होता है वो लोन पे होता है या फिर डेट पे होता है, उधारी पे होता है, राइट। सो उस केस में यही सॉल्वेंसी रेशियो तय करता है कि आपकी डेट टू इक्विटी कितना है, इक्विटी रेशियो कितना है, डेट कितना है, और जितना बढ़िया आप उसको पे ऑफ कर लोगे आपका सॉल्वेंसी रेशियो उतना ही प्लस में रहेगा। तो इन तीनों संस्थाओं का, इन कंपनीज का जो डेट सॉल्वेंसी रेशियो उतना बढ़िया नहीं है, इसलिए सरकार को उसे पैसा इन्फ्यूज करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारी सरकार ने इस बार कहा ही था कि इस बार हम केपेक्स पे ध्यान देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेंगे, और साथ ही साथ अगर इन कंपनीज में इन्फ्यूज करेंगे पैसा तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जॉब क्रिएशन भी तो होगा, आप साथ ही साथ लोगों को नौकरी भी मिलेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होगा और लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस भी तो पहुंचेगा। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस पहुंचेगा तो सरकार के पास पैसा भी पहुंचेगा। जब पैसा पहुंचेगा तो ये पैसा पॉलिसी में यूज होगा और सरकार का जो जो करंट अकाउंट डेफिसिट चलता रहता है वो भी कवर अप हो जाएगा। तो एक साइकिल है, अगर आप पैसा इन्फ्यूज करोगे तो घूम के पैसा सरकार के पास आना ही होता है। ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, ये फायदे का सौदा है। तो जैसे ही वो उसको एक्सपेंशन देंगे तो लोगों को फायदा, तो सरकार को डायरेक्टली फायदा होने वाला है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर लिकर सेल्स, मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा लिकर सेल्स को। समझने वाली बात है, लिकर का मतलब हम समझते हैं कि लिकर सेल्स क्या है। नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, ये पूछा जा सकता है प्री के पर्पज से कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। जीएसटी हम सब जानते हैं, राइट। सो तो लिकर में भी जीएसटी है, तो जीएसटी एआर ने कहा, एआर का मतलब हुआ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने इस बात को कहा कि लिकर सेल पे हम आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। वो क्या होता है? इनपुट क्रेडिट टैक्स का मतलब है एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव पेड ऑलरेडी इन द इनपुट। मतलब आप आउटपुट, मतलब टैक्स पे करते वक्त, जब आप टैक्स पे कर रहे हो, जो आपने ऑलरेडी इनपुट मतलब परचेज करते वक्त जो टैक्स दिया उसको घटाना। ठीक है। लेट अस से यू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट एंड टैक्स पेबल ऑन आउटपुट इज ₹1500। मतलब आप कोई चीज, कोई सामान बनाते हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हो और उसका टैक्स पेबल क्या है आउटपुट पे, मतलब बेचते समय 1500 रुपए है, लेकिन आपने उस पर जो टैक्स इनपुट मतलब परचेज करते वक्त 1000 रुपए दिया था। ठीक है, तो आपका इनपुट क्रेडिट कितना हो गया? 1000। सो यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1500 इन द टैक्स। ठीक है, क्योंकि आप 1000 रुपए ऑलरेडी दे चुके हो इनपुट के समय, क्योंकि कोई भी चीज आप बनाओगे तो पहले क्या होगा? पहले होगा इनपुट, राइट। उसके बाद क्या होगा? उसका प्रोसेस होगा, प्रोसेस, और उसके बाद क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। तो सपोज करिए आप लिकर बनाते हैं, लिकर बनाने के समय जब आपने इनपुट लगाया था तो आपने 1000 रुपए दिया था, इसका टोटल आउटपुट 1500 आपको टैक्स के रूप में देना है फाइनल प्रोड्यूस पे। लेकिन ऑलरेडी आप 1000 दे चुके हो, तो 1000 हटाने के बाद आप आउटपुट पे से 500 रुपए दोगे। ये जो सुविधा है लिकर पे नहीं दी जाएगी, ऐसा जीएसटी एआर ने कहा कि आप कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा लिकर पे। इस बात को कहा गया जीएसटी एआर में। अब पूछा जा सकता है आपसे प्री में कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। लिकर पे नहीं पूछा जाएगा लिकर है या नहीं है, ये पूछा जा सकता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ एथेनॉल की सक्सेस के बाद अब बायोगैस को भी अडॉप्ट किया जा सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को अचीव करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अभी तक ये एथेनॉल ब्लेंडिंग पे हमने सक्सेस पाई है, सरकार ने अचीव किया है एथेनॉल ब्लेंडिंग एवरेज ऑफ 10% इन
2021-22 और जो 1.5% था, अब उसको अब सोच रहे हैं क्योंकि एथनॉल पे हमें सक्सेस मिली है तो हम कंप्रेस बायोगैस को यूज करके ब्लेंडिंग करके फ्यूल में हम आगे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। तो एथनॉल के बाद सीबीजी अब एडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। बायोगैस क्या है? बायोगैस एक रिन्यूएबल फ्यूल है, कंस्टिट्यूट्स मेनली मीथेन होता है 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 40% एंड ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है बायोगैस में। इट कैन बी बर्न डायरेक्टली एज ए फ्यूल, इस फ्यूल की तरह डायरेक्ट जलाई जा सकती है और प्यूरिफाइड अपग्रेड बाय द रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड को हटाने के बाद उसे कंप्रेस करके हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, जिसकी मिक्सचर की बात हो रही है। तो सीबीजी पता होना चाहिए कि क्या होता है, प्री के पर्पस इंपॉर्टेंट बैठता है ना। उसकी बेनिफिट्स क्या है? इसको ये नॉन पॉल्यूटिंग है, इसमें लैंडफिल्स जो स्लरी जो प्रोड्यूस होता है उसको आप वो मैन्योर की तरह हम यूज कर, नॉट मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं। बहुत चीज सस्ती तकनीक होती है और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप ध्यान रखिएगा हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है कि 2070 तक हमको कार्बन एमिशन के टारगेट्स को अचीव करना है, उसके लिए करना जरूरी है। और बायोगैस बर्न करता है विदाउट स्मोक के बजाय बर्न होता है, हेंस नो हार्मफुल गैस जैसे CO2, CO, NO2 और CO2 इससे इन्वॉल्व नहीं होते। ध्यान दीजिएगा कि बायोगैस जो है वो कंस्टिट्यूट तो करता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब ये जलता है तो उसमें कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता, इसलिए इसको लाने से फायदा ही होगा। अभी प्रेजेंट में 37 सीबीजी प्लांट्स हैं हमारे पास, इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL के पास, और ये आगे एक्सटेंशन के लिए काफी कंपनीज ने लेटर्स दे रखे हैं, लेटर ऑफ इंटेंट, कि उनको ये बनाने का मौका दिया जाए। ठीक है ना। बायोगैस के अगर हम थोड़ा और समझें तो जो ये प्रोसेस होता है जहां पे बड़े बड़े प्लांट्स में इसको सारे मैन्योर वेस्ट को डाल करके फाइनली बायोगैस बनाई जाती है, उसे कहते हैं एनॉर्बिक डाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, एनॉर्बिक डाइजेशन पूछा जा सकता है प्री में कि क्या होता है एनॉर्बिक डाइजेशन। ये जो प्रोसेस को कहते हैं एनॉर्बिक डाइजेशन। उसके बाद जो वेस्ट निकलता है उसे कहते हैं डाइजेस्टेट का जो प्रोड्यूस निकलता है उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, एनिमल बेडिंग, अदर प्रोडक्ट्स में यूज किया जा सकता है। और इस प्लांट में जो बायोगैस बनती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी, हीट, व्हीकल फ्यूल और रिन्यूएबल नेचुरल गैस में यूज कर सकते हैं। तो दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एनॉर्बिक डाइजेशन, एक होता है डाइजेस्टेट। तो पूछा जा सकता है कि बायोगैस में क्या एनॉर्बिक डाइजेशन का प्रोसेस होता है, यस और नो? तो यस होता है। उसके बाद डाइजेस्टेट का एक प्रोसेस होता है जिससे निकलने वाली चीजों को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाउ COAI ने कहा है, COAI क्या है? सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि यूसेज फी ऑन OTT नॉट लिंक टू नेट न्यूट्रलिटी, मतलब जो भी OTT पे आप फी लेते हो वो नेट न्यूट्रलिटी से लिंक नहीं होती। तो ये इन्होंने कहा है कि यूसेज फी ऑन OTT नॉट लिंक टू नेट न्यूट्रलिटी। तो मोबाइल ऑपरेटर्स ने, OTT का मतलब क्या हुआ? ओवर द टॉप एप्लीकेशन जो होती है, Amazon हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इनके ऊपर आप फी लीजिए, राइट? जो फी लेते हैं वो नेट न्यूट्रलिटी से कनेक्टेड नहीं होती। तो मोबाइल फोन ऑपरेटर्स ने कहा है argument that the usage charge levied by them on OTT communication service providers और communication apps hampers net neutrality। ध्यान दीजिएगा कि जो ओवर द टॉप एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें नेटफ्लिक्स आता है, Amazon आता है, इनके ऊपर एक फी चार्ज करते हैं सर्विस ऑपरेटर्स। ठीक है, तो COAI ने कहा है कि जो आप ये फी चार्ज करते हो इन एप्स को यूज करने के लिए, वो दिखता नहीं है हमें, वो हिडन होता है, लेकिन जो भी ऐप आप यूज करते हो उसके ऊपर एक फी देते हो जो सर्विस प्रोवाइडर और कंपनी के बीच का होता है। तो COAI ने कहा है कि ये जो फी आप चार्ज करते हो ये नेट न्यूट्रलिटी से लिंक नहीं होता। ठीक है, ये एक पॉलिसी इशू है। OTT हम समझ चुके हैं, कुछ दिन पहले आर्टिकल भी आया था कि ओवर द टॉप एप्लीकेशंस क्या होती है, कुछ नॉर्म्स हमने समझे थे, कल के ही आर्टिकल में है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कल का एडिटोरियल आप पढ़िए, आपको मिल जाएगा ना। समझने वाली बात क्या है कि नेट न्यूट्रलिटी क्या है? द प्रिंसिपल दैट ऑल इंटरनेट ट्रैफिक शुड बी ट्रीटेड इक्वली। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि आप सभी इंटरनेट ट्रैफिक को बराबरी से ट्रीट करो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ एप्स को ब्लॉक कर रखा है, कुछ एप्स को स्लो कर रखा है, कुछ एप्स को प्रायोरिटी दे रखी है। तो नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि आप सभी ट्रैफिक को बराबरी से ट्रीट करो। तो COAI ने कहा कि आप जिन एप्स पे फी चार्ज करते हो वो नेट न्यूट्रलिटी का मकसद नहीं है, उनकी टारगेट्स को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि देयर इज नो फ्री लंच, says OTTs using network to provide services have to pay। जो सर्विसेज आपको दी जा रही हैं उसके लिए OTT सर्विसेज से देने चार्जेस तो हम देते ही हैं, ये कंज्यूमर, हर कंज्यूमर देता है। लेकिन COAI ने कहा
कि ये आप जो चार्जेस लेते हो ये मिस डायरेक्टिंग है और कुछ चीजों को फुलफिल नहीं करता है। तो थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है कि ओटीटी क्या होता है और नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, पूछा जा सकता है प्री के पर्पज से। अगर ये केस आगे और बढ़ता है तो उस पर केस स्टडी भी जरूर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कम्युनिस्ट रिफ्ट प्लंजेस नेपाल सॉल्यूशन इन क्राइसिस। तो अभी कुछ ही आई थिंक 2 महीने की बात है कि मिस्टर प्रचंडा के अथॉरिटी में या गवर्नेंस में वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है नेपाल में, और फिर से वो लड़खड़ाने लग गई है क्योंकि वहां के जो कॉलिशन पार्टीज ने अपना सपोर्ट हटाने की बात बोली है। ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे क्योंकि आर्टिकल ऑलरेडी इस पे आ चुके हैं, आएंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रेमलिन चाइना ने रशिया को कहा है कि थोड़ा सा वो बीच का रास्ता निकाल ले, कोई तरीका निकाल ले इसको फिक्स करने का, बट क्रेमलिन और या फिर रशिया आप कह सकते हो उनको इसको मना करा। सो नो पीसफुल रिजोल्यूशन एट द मोमेंट क्रेमलिन ऑन चाइनाज प्रपोजल ऑन यूक्रेन। ठीक है, क्रेमलिन ऑन मंडे एक्नॉलेज चाइनाज प्रपोजल फॉर पॉलिटिकल सोल्यूशन इन यूक्रेन बट सेड द कंडीशंस फॉर अ पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वर नॉट इन प्लेस। ठीक है, तो अभी वो अभी लगता भी नहीं है, उन्होंने ट्राई किया पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ये भी एक जियोपॉलिटिकल स्टेप है। ठीक है, सो क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन ने इस बात को बोला। ना यूके और ईयू के बीच में एक पैक्ट हुआ है, ट्रेड पैक्ट हुआ है, तो जिसको मेंशन करा गया है यहाँ पे कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक हैज स्ट्रक अ न्यू डील विद द यूरोपियन यूनियन ऑन पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड रूल्स फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड एंड ही सेड इट वुड पेव द वे फॉर अ न्यू चैप्टर इन लंदन। जैसे मैंने कहा कि जो समय है वो ट्रेड पैक्ट का समय है, हर देश अपना अपना ट्रेड पैक्ट बढ़ा रहा है, इंडिया के साथ, एशियन कंट्रीज के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, तो एक नया पैक्ट हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट न्यूज है कि जो यूएस ने यूएस की जो एजेंसी रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया कोविड-19 का जो एक्सपोजर था, ये जो ब्लास्ट हुआ था, जो फटकेवार आया था, वो चाइना में ही हुआ था। इस बात के ऊपर चाइना ने क्वेश्चन किया है। द यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट कंक्लूडेड दैट पैंडेमिक मोस्ट लाइकली अरोज फ्रॉम अ लेबोरेटरी लीक। बीजिंग एक्यूजेस वॉशिंगटन ऑफ स्मेयरिंग द कंट्री एंड पॉलिटिसाइजिंग साइंटिफिक रिसर्च। उन्होंने कहा जो ये शुरुआत थी वो चाइना में ही हुई थी और इसका खुलासा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया है। ठीक है, तो ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, इस पे और डिस्कस डिटेल में बाद में अगर आर्टिकल आता है तो जरूर जाएंगे। नाउ इंडिया जापान स्टेप अप मिलिट्री ट्राइज एंड अमिड चाइनाज बेलिजरेंस। मतलब चाइना के जो आक्रामकता को देखते हुए बीच में इंडिया जापान के बीच में एक मिलिट्री ट्राई अप हो रहा है जिसका नाम है शिनयू मैफ्री 23, जो कंडक्ट ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट एक्सरसाइज होगी और ये दो देशों के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। इस तरह के नाम डायरेक्टली नहीं पूछे जाते यूपीएससी में, पर गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, हमने समझ ली, क्योंकि जो मिलिट्री ट्राइज होती हैं ये आगे चल के किसी बड़े स्टेप में काम करती हैं, इसलिए इंडिया और जापान का संबंध तो पहले भी अच्छे रहे हैं, पर आर्मी एयरफोर्स मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड इन जापान होगी, कंडक्ट की जाएगी और ये हमारे लिए एक बढ़त का काम करेगी। ठीक है, नाउ ये था हमारा आज का डेली न्यूज एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस तो गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल और बहुत सारी नई चीजों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक तैयारी करते रहिए।